नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जहां स्वाद और बिजनेस की समझ का एक कह सकते हैं लाजवाब संगम देखने को मिलता है। ये आंकड़ा देखिए स्क्रीन पर, 90,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये है हल्दीराम की अनुमानित वैल्यूएशन। और कमाल की बात यह है कि ये उस ब्रांड की वैल्यू है जो कभी सिर्फ एक छोटी सी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक स्थानीय मिठाई बेचने वाले ने भारत में मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज को मिलाकर उनसे भी बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। आइए उस स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं जिसने एक साधारण से स्नैक को एक ग्लोबल फिनोमिनन बना दिया। तो सबसे पहले इस एम्पायर के स्केल को समझने के लिए चलिए उस बड़ी से वैल्यूएशन को थोड़ा और ठीक से समझते हैं, उसे सही कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। अब ये जो टेबल है ना, ये कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। यहाँ बात सिर्फ आगे होने की नहीं है। हल्दीराम सिर्फ लीड नहीं कर रहा, वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब अपने ही देश में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स पर पूरी तरह से हावी है। और ये देखिए, अगर हम सिर्फ पारंपरिक भारतीय स्नैक्स यानी एथनिक स्नैक्स की बात करें तो यहाँ तो उनका प्रभुत्व और भी साफ दिखता है। मार्केट का 40% हिस्सा अकेले हल्दीराम के पास है। ये बहुत बड़ा नंबर है। पर ये इतना बड़ा एम्पायर, इसकी नींव रखी गई थी सिर्फ एक ब्रिलियंट इनोवेशन पर, एक ऐसी चीज पर जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी। देखिए, हुआ ये कि संस्थापक गंगा बिशन अग्रवाल ने प्रोडक्ट को ही पूरी तरह से बदल दिया। जहां पारंपरिक भुजिया बेसन से बनती थी, मोटी और नरम होती थी, उन्होंने मोठ दाल से पतली और एकदम कुरकुली भुजिया बनाई। स्वाद भी सादे से बदलकर मसालेदार और चटपटा कर दिया। मतलब उन्होंने एक ऐसा प्रीमियम स्नैक बनाया जो उस वक्त के कंपटीशन से मीलों आगे था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि इस बेहतर प्रोडक्ट ने उन्हें 250% का प्रीमियम चार्ज करने का मौका दिया। इससे यह साबित हो गया कि एक पारंपरिक बाजार में भी सही इनोवेशन से जबरदस्त वैल्यू बनाई जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट तो बन गया, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं था। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए और भी कुछ चाहिए था, खासकर तब जब पेप्सिको जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भारत में एंट्री कर चुके थे। यहीं पर हल्दीराम ने पैकेजिंग में कमाल का दाव खेला। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई। 4 लेयर वाली पैकेजिंग, नाइट्रोजन फ्लशिंग का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन और नमी को हटाना, और फिर एयरटाइट सील। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि शेल्फ लाइफ 8 से 10 महीने तक बढ़ गई, वो भी बिना फ्रिज के। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप सोच सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हुआ। और उन्होंने शेल्फ अपील की कला में भी महारत हासिल कर ली। मतलब दुकान में रखा हुआ पैकेट कैसा दिखेगा, उन्होंने विजुअल साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। पैकेट के ज्यादातर हिस्से पर स्नैक की एक ललचाने वाली तस्वीर होती है। ब्रांडिंग के लिए सिर्फ 1/3 हिस्सा। रंगों का भी बड़ा स्मार्ट इस्तेमाल है। मसालेदार के लिए लाल और नेचुरल चीजों के लिए हरा। और तो और हर तरह के ग्राहक के लिए अलग पैकेजिंग। ये सब कुछ मिलकर विदेशी ब्रांड्स की आकर्षक पैकेजिंग को सीधी टक्कर दे रहा था। तो अब देखिए, प्रोडक्ट लंबे समय तक चलने वाला है और आकर्षक भी है। तो अगला रणनीतिक कदम क्या होगा? बिल्कुल, उसे हर एक उपभोक्ता के हाथों तक पहुंचाना। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं थी, बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने हर दुकान के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया। पान की दुकानों पर 5 रुपए वाले छोटे पैक जो तुरंत खरीद लिए जाएं। किराना स्टोर पर परिवारों के लिए 200 से 400 ग्राम के पैक। और फिर मॉल्स और सुपरमार्केट्स में बल्क में खरीदने वालों के लिए 1 किलो से भी बड़े रीसीलेबल पैक। इस तरह उन्होंने मार्केट के हर सेगमेंट को पकड़ लिया। और ये रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। नतीजा 70 लाख, भारत भर की 70 लाख खुदरा दुकानों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच गए। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह पेप्सिको की पहुंच से भी दोगुना था। ठीक है, तो पैकेज स्नैक्स उनके बिजनेस का 85% हिस्सा है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, मतलब कामकाज की रफ्तार और मैनेजमेंट में एक मास्टर क्लास की तरह हैं। उनके रेस्टोरेंट की इस काबिलियत को समझने के लिए एक जरूरी टर्म को जानना होगा, टेबल टर्नओवर रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक टेबल का इस्तेमाल कितनी बार नए ग्राहक करते हैं एक तय समय में। रेट जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा कमाई। और यही है उनका सीक्रेट, एक सेंट्रलाइज्ड किचन और फ्रोजन फूड की स्ट्रेटजी। इसकी मदद से उन्होंने अपने टेबल टर्नओवर रेट को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया, यानी सीधा 2 गुना। कैसे? एक सेंट्रल किचन में 80% खाना पहले से तैयार करके। इससे रेस्टोरेंट की कमाई करने की रफ्तार डबल हो गई। ये जो कमाल की एफिशिएंसी है, ये टेक्नोलॉजी और एक सॉलिड प्रोसेस पर टिकी है।
इसे 7 मिनट का नियम भी कह सकते हैं। ऑर्डर प्लेस होता है, तुरंत किचन डिस्प्ले पर पहुंचता है, पहले से आधा पका फ्रोजन आइटम गर्म होकर असेंबल होता है और 7 मिनट के अंदर खाना टेबल पर हाजिर। इसी रफ्तार से ग्राहक आते जाते रहते हैं और कमाई का फ्लो बना रहता है। और उनका विस्तार भी ऐसे ही नहीं होता। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में उनके आउटलेट्स का इतना घना नेटवर्क एक सोची समझी और डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ आबादी ज्यादा है, उनका सेंट्रल किचन गुड़गांव में पास है, जिससे लॉजिस्टिक्स तेज और सस्ती पड़ती है, और यहाँ लोग बाहर भी ज्यादा खाते हैं। वो एआई की मदद से ऐसी जगह चुनते हैं जिससे उनके खुद के आउटलेट्स एक दूसरे का बिजनेस खराब न करें। ये एक मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट करने की प्लानिंग है। तो इस पूरी जबरदस्त यात्रा का निचोड़ क्या है? सफलता का वो हल्दीराम फॉर्मूला आखिर है क्या? सब कुछ इन 4 स्तंभों पर टिका है। पहला, प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी एक पारंपरिक चीज को नए अंदाज में पेश करना। दूसरा, पैकेजिंग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को मात दी जा सके। तीसरा, हाइपर टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर ग्राहक तक पहुंचने की जिद। और चौथा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिससे रफ्तार और मुनाफा दोनों बढ़े। ये एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है, परंपरा का सम्मान करते हुए लगातार मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी अपनाना। ये पुरानी कहावत, जिधर ना पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी, ये उस एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है जिसने एक छोटी सी मिठाई की दुकान को ग्लोबल पहचान दिलाई। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के दौर में ऐसा कौन सा पारंपरिक उद्योग है जो बस एक शानदार इनोवेशन से अगला ग्लोबल एम्पायर बनने की कगार पर खड़ा है? इस पर सोचेगा जरूर। आज के लिए इतना ही।